हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप हम यूपीएससी एग्जाम के मैथ सेक्शन को सोल्व करेंगे और ये एग्जाम एनएससीटी एग्जाम एजेंसी द्वारा 2021 में लिया गया था। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम के मैथ सेक्शन के 2 वीडियो सोल्व करा चुका हूँ। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये आपके आने वाले एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक व्यापारी अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी वो यहाँ पर 20% का लाभ अर्जित कर लेता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि वस्तु का एमआरपी क्या है, जिसका क्रय मूल्य यहाँ पर 21,500 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है 21,500 रुपये और बोल रहा है 20% का लाभ अर्जित कर रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है 100 के बराबर है और तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितने बराबर हो जाएगी 120 के बराबर। तो 21,500 किसके बराबर है, यहाँ पर 100 के बराबर और मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, सेलिंग प्राइस। इसके अंदर बोल रहा है कि यहाँ पर 20% की छूट दे रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एमआरपी कितने के बराबर, 100 के बराबर। तो सेलिंग प्राइस कितने बराबर हो जाएगी, 20% की छूट देगा तो यहाँ पर 80 के बराबर। तो यहाँ पर ये 120 किसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर और इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, एमआरपी। तो यहाँ पर इनको काट लेते हैं तो 00 से 00 कट जाएंगे। इसके बाद में 40 से कट जाएंगे 2 टाइम्स और ये कट जाएगा 3 टाइम्स। तो 21,500 को हम 2 से भाग देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 10 और इसके बाद में 7 दूनी 14 और 1 बचा। तो 10,750 इंटू 3 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 0, 5 तिया 15 ऐसे लगाएंगे, 7 21 और 1 22। तो 32,250 हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, एमआरपी, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर कितना हो जाएगा, 32,250। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विमान 21 घंटे में ए और बी के बीच की दूरी तय करता है। यदि विमान की गति 220 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो उतनी दूरी यहाँ पर 26 घंटे में तय कर ली जाती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर की जा रही है। तो जब भी अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर की जाए तो जो टाइम का रेसो होता है उसका उल्टा कौन सा रेसो जाता है, स्पीड का रेसो। तो हमें यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, एक तो 21 घंटे और एक 26 घंटे। तो इसका उल्टा रेसो किसका हो जाएगा, स्पीड का रेसो। तो 26:21। इसके अंदर बोल रहा है यदि विमान की गति 200 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 220 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर पास जो 5 रेशो की वैल्यू आई वो कितनी आएगी, 220 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हम 26 रेशो की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे हमें जो पहली वाली स्पीड है वो प्राप्त हो जाएगी। तो 220 कितने के बराबर है, 5 के बराबर, इंटू 26 करेंगे तो यहाँ पर जो पहली वाली स्पीड है वो प्राप्त हो जाएगी। तो 5 से 220 में 5 का भाग देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 44 टाइम्स। तो 44 इंटू 26 करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 26 इंटू 4 कितने होता है, 104। 10 80 लगेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 114। तो 1144 से हमारे पास क्या प्राप्त हो गई, पहली वाली स्पीड किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि अगर वो पहली वाली स्पीड से जाता है तो वहाँ पर 21 घंटे में पहुँचता है। तो 1144 इंटू 21 करेंगे तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी। तो इंटू 21 कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाए, 4 1 84, 80 लगे 8, 4 1 84 और 8 कितने हो जाएंगे, 92, 80 लगे 9, 9 और 21 कितने हो जाएंगे, 30, 3 और 21 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 24। तो 24,024 हमारे पास क्या प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी प्राप्त हुई कितनी होगी, 24,024 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 बैग प्रत्येक 5500 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 27% का लाभ होता है जबकि दूसरे पर 27% की हानि होती है। तो हमसे यहाँ पर पूछा है कि पूरे लेन देन में उसका लाभ यानी परसेंटेज याद कीजिए। तो हमें यहाँ पर 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। एक का सेलिंग प्राइस तो है 5500 रुपये और दूसरे का सेम सेलिंग प्राइस है 5500 रुपये। इसका अंदर बोल रहा है कि एक 5500 रुपये में बेचने पर उसको 27% का प्रॉफिट होता है और जबकि दूसरे 5500 रुपये में बेचने पर उसको 27% की हानि होती है। यहाँ पर देख सकते हो सेम सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पर जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज वो भी क्या है, सेम है। तो जब भी सेम सेलिंग प्राइस हो और उसके साथ प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी सेम हो तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। और जो लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है R² / 100%। तो यहाँ पर आर मतलब होता है जो यहाँ पर हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दिया है, 27%। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। तो 729/100% हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 7.29% लॉस परसेंटेज, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 127 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन 77 किलोग्राम है। यदि प्रबंधक के वजन को इसमें शामिल कर लिया जाता है तो यहाँ पर औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो हमसे यहाँ पर पूछा होगा कि प्रबंधक का वजन क्या होगा। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को मिक्सर एंड एलिगेशन से करेंगे। तो यहाँ पर हम एक साइड तो लिख लेंगे प्लेयर और एक साइड लिख लेंगे मैनेजर।
तो यहाँ पर प्लेयर्स का जो औसत वजन था वो कितना था हमारे पास 127 खिलाड़ियों और कबड्डी की टीम का औसत 77 किलोग्राम है। और मैनेजर का हमें औसत वजन पता नहीं है तो इसको आप एक्स मान लेते हैं। और जो टोटल एवरेज था हमारे पास कितना था, बोल रहा है कि औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो 77 + 1 बराबर 78। इसका हमने यहाँ प्लेयर्स की संख्या थी 127 और यहाँ पर मैनेजर कितना है, एक ही है केवल, तो यहाँ पे एक लिख देंगे। तो यहाँ पर 78 में से 77 लेस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर x में से 78 लेस करेंगे तो कितना प्राप्त होना चाहिए हमें, 127, तो बराबर 127 लिख देंगे। और 78 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएंगे दोनों, तो कितने प्राप्त हो जाएंगे हमें यहाँ पर 8 और 7 15, हाथ से लगा 1, तो 205। मतलब यहाँ पर जो प्रबंधक का वजन है वो कितना आ जाएगा, 205 किलोग्राम। तो यहाँ पर सही आंसर कितना हो जाएगा, सी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों एक यात्रा को 51 घंटे में पूरा करता है यदि वो यात्रा के पहले आधे भाग को 48 किलोमीटर पर आवर की गति से जबकि दूसरे आधे भाग को 54 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी कुल दूरी क्या थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर की जा रही है। तो जब भी अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर की जाए तो जो स्पीड का रेशो होता है उसका उल्टा हो जाता है टाइम का रेशो। तो यहाँ पर हमें स्पीड दी हुई एक तो 48 किलोमीटर पर आवर और एक दी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इनका रेशो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 6 से कट जाएंगे 8 टाइम्स और ये कट जाएंगे 9 टाइम्स। तो यहाँ पे स्पीड का रेशो कितना प्राप्त हो गया, 8:9। तो टाइम का रेशो इसका उल्टा जाएगा 9:8। इसका अंदर बोल रहा है कि क्यों एक यात्रा को 51 घंटे में पूरा करता है, मतलब इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 51 घंटे। तो यहाँ पे 17 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 51। तो यहाँ पर हम 9 रेशो की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 51 यहाँ पर 17 रेशो के बराबर है, तो 9 रेशो कितने बराबर हो जाएगा, ये 3 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, 27 आवर्स। तो अगर वो 48 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो उसको कितने घंटे लगते हैं, 27 घंटे। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 48 × 27 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें। तो यहाँ पर 8 7 56, 80 लगे 5, 7 चौक 28 और 5 336 और ये 48 × 2 करेंगे तो 96 प्राप्त हो जाएंगे। तो 6 6 3 9 1296, मतलब आधी दूरी कितनी है हमारे पास, 1296 और आधी दूरी ये अलग है। तो यहाँ पर दोनों कितने हो जाएंगे, 1296 × 2, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, हाथ लगा 1 19, हाथ लगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2592 हमारे पास क्या आ जाएगा, जो टोटल दूरी है वो प्राप्त हो जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ है, उस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, πr_l। तो यहाँ पर मैं पाई की वैल्यू कितनी लेनी, 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू मतलब स्लैंट हाइट दी हुई है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। तो 21 में 7 का भाग देंगे 3 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 × 3 कितना हो जाएगा, 66, 66 × 13 कितना हो जाएगा, 6 3 78, हाथ से लगे 7, तो 85, मतलब यहाँ पर 858 हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक संख्या दी हुई है और इसके लिए बोला हुआ है कि किस न्यूनतम संख्या को घटाई जाना चाहिए जिससे कि बची हुई संख्या को 9 से विभाजित किया जा सके। तो यहाँ पर जो इसके लिए हमें 9 का डेरिवेटिव रूल पढ़ना पड़ेगा। तो जो 9 का डेरिवेटिव रूल होता है वो क्या होता है कि संख्या के जितने भी डिजिट्स होते हैं, संख्या के डिजिट्स का टोटल, डिजिट्स के टोटल करने पर अगर उसमें 9 का भाग चल जाता है तो वो संख्या भी क्या होगी, 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यहाँ पर हमें डिजिट्स का टोटल कर लेते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 3 9 9 7 16 16 8 24 24 9 33 33 और 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 41 और 41 और 7 कितने हैं 48। तो हम 48 में 9 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा हमारे पास, 9 5 45, मतलब यहाँ पर कितना शेषफल बचा 3। तो अगर हम 48 में 3 लेस कर देते हैं तो 9 का भाग पूरी तरह चल जाएगा, मतलब 9 5 45। तो यहाँ पर हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3, मतलब 48 - 3 करेंगे तो यहाँ पर 45 में 9 का पूरी तरह भाग दिया जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारीगर के रूप में एम एन से 3 गुना कुशल है और वो इसलिए इस कार्य को एन से 264 कम दिनों में पूरा करने में सक्षम है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि एन कितने दिनों में संपूर्ण कार्य को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर हमें एम और एन की वर्क एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है। यहाँ पे बोला हुआ है कि एम एन से 3 गुना कुशल है। तो अगर हम एम को मान लेते हैं 1 के बराबर है तो एम कितने बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशो कितना है, 3:1। तो जो एफिशिएंसी का रेशो होता है उसका उल्टा रहता है जितने दिन में वर्क को कंप्लीट करेंगे, वर्क डेज। तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशो 1:3, जिसके अंदर बोला हुआ है कि एम एन से 264 कम दिनों में कार्य को पूरा करने में सक्षम है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, यहाँ पर 264 दिन। तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 264। इसके बाद हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि एन कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर एन कितने रेशो में कंप्लीट कर रहा है कार्य को, यहाँ पर 3 रेशो डेज में।
तो यहाँ पर 2 रेशियो की वैल्यू 264 है, तो 3 रेशियो की कितनी हो जाएगी 264/2 इंटू 3। तो 2 से कितने के बार कर देंगे 132 टाइम्स। तो 132 इंटू 3 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तेरह 39। तो यहाँ पर 396 दिन में n जो है इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7। इसके बाद में आर की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, तो इंटू 13, और यहाँ पर सिलेंट हाइट कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 21 में 7 का भाग देंगे 3 बार चल जाएगा। इसके बाद में इनको इंटू कर लेते हैं, कितना प्राप्त हो जाएगा 22 तिया 66, 66 इंटू 13 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 6 तेरह 78, 80 लगे 7, 78 और 7 कितने हो जाएंगे 858। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया हमारे पास 858, जो कि यहाँ पर डी में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर में नेक्स्ट क्वेश्चन में एक संख्या दी हुई है और इसके लिए बोला हुआ है कि किस न्यूनतम संख्या को घटाई जाना चाहिए जिससे कि बची हुई संख्या को 9 से विभाजित किया जा सके। तो यहाँ पर जो इसके लिए हमें 9 का डेरिवेटिव रूल पढ़ना पड़ेगा। तो जो 9 का डेरिवेटिव रूल होता है वो क्या होता है कि संख्या के जितने भी डिजिट्स होते हैं, संख्या के डिजिट्स का टोटल, डिजिट्स के टोटल करने पर अगर उसमें 9 का भाग चल जाता है तो वो संख्या भी क्या होगी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यहाँ पर हमें डिजिट्स का टोटल कर लेते हैं, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 6 3 9, 9 7 16, 16 8 24, 24 9 33, 33 और 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 41, और 41 और 7 कितने हैं 48। तो हम 48 में 9 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा हमारे पास 9 पंजे 45, मतलब यहाँ पर कितना शेषफल बचा 3। तो अगर हम 48 में 3 लेस कर देते हैं तो 9 का भाग पूरी तरह चल जाएगा, मतलब 9 पंजे 45। तो यहाँ पर हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3, मतलब 48 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर 45 में 9 का पूरी तरह भाग दिया जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु बेचकर किसी दुकानदार को 10% की हानि होती है यदि उसे 625 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 के बराबर है और इसका अंत बोल रहा है कि 10% की हानि हो रही है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अगर कॉस्ट प्राइस 100 के बराबर है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90 के बराबर। इसका अंत बोल रहा है कि यदि वो 625 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको 15% का लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ पर नया सेलिंग प्राइस कितने हो जाएगा 115, जो कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 100 है, तो नेट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 115। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि 15% लाभ कब उसने अर्जित किया होगा, जब उसने 625 रुपये अधिक में बेचा होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 625 के बराबर। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है 25 रेशो। तो 25 रेशो की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमें 625। तो 25 किसके बराबर है 625 के बराबर। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी, तो इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो जाएगी। तो 25 टाइम्स कट जाएगा, 25 इंटू 100 कितने हो जाएंगे 2500। तो जो कॉस्ट प्राइस प्राप्त हुई में कितनी प्राप्त हो गई 2500, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 310 किलोमीटर की दूरी पे है। यदि ए से बी के लिए एक ट्रेन निकलती है उसी समय एस बी से ए के लिए दूसरी ट्रेन निकलती है। यदि दोनों रेलगाड़ियाँ 35 घंटे बाद मिलती है, यदि ए से बी तक जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 35 किलोमीटर तेज है, 35 किलोमीटर पर आवर तेज है, तो हमसे यहाँ पे पूछा होगा कि तेज रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलें और हमसे पूछे कितने समय बाद ये मिलेगी, तो यहाँ पे इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। तो यहाँ पर टोटल स्पीड का मतलब क्या है, दोनों ट्रेन की स्पीड का योग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें टोटल डिस्टेंस कितनी दी है 3710 किलोमीटर, और स्पीड के बारे में क्या बोला हुआ है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 35 किलोमीटर पर आवर तेज़ है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक ट्रेन x है तो दूसरी ट्रेन कितनी हो जाएगी x + 35, और इन दोनों का स्पीड का योग कर लेंगे, मतलब इन दोनों का प्लस कर देंगे। इसका अंत बोल रहा है कि 35 घंटे बाद मिलती है, तो बराबर क्या हो जाएगा 35। तो 37.35 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, तो एक 35, इसके बाद में कितना बचे 210, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा तो 0 106। तो यहाँ पर हमें 2x + 35 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई हमें 106। तो 106 में से 35 लेस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 1, इसके बाद में 71। तो 71 में 2 का भाग देना है हमें, तो 71 में 2 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 35.5। और ये बोल रहा है कि तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो कितनी है कि 35.5, और जो तेज़ गति वाली ट्रेन वो कितनी है x + 35। तो 35.5 + 35 70.5 हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, जो तेज़ गति वाली ट्रेन है उसकी स्पीड प्राप्त हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय और भास्कर ने 8:9 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करके
साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। इसके बाद में चांद 6 महीने के बाद भास्कर के बराबर का राशि निवेश करके उनके साथ जुड़ गया। इसके अंदर बोला हुआ है कि 1 वर्ष के अंत में लाभ को अजय, भास्कर और चांद के बीच के किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। यहाँ पर 3 कैंडिडेट दिए हुए हैं, अजय, इसके बाद में भास्कर और इसके बाद में चांद। तो यहाँ पर अजय और भास्कर ने किस अनुपात में निवेश किया है, 8:9 में। और इसके अंदर बोल रहा है कि 6 महीने के बाद भास्कर के बराबर राशि चांद ने निवेश की है। तो भास्कर की कितनी राशि, 9, तो चांद ने भी कितना किया होगा यहाँ पर 9। बट यहाँ पे बोला है कि चांद ने केवल 6 महीने के लिए राशि रखा है, तो यहाँ पर 6 महीने के लिए हो जाएगा। और बाकी इन्होंने 12-12 महीने के लिए रखा होगा, तो इंटू 12 कर लेंगे। इसके बाद में इनको काट लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बराबर हो जाएगा, 8 × 2 = 16, 9 दूनी 18 और 9। तो यहाँ पर जो हमारे पास इनके प्रॉफिट का रेशो आया वो कितना आ गया, 16:18:9, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 27:28 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, तो कॉलेज में पुरुष और महिलाओं का नया अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हमें मैन और वुमन का रेशो दिया हुआ है 27:28। इसके बाद में बोल रहा है कि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर हम 27 में 20% की वृद्धि कर देंगे, तो 27 का 10% कितना हो जाएगा, 2.7, तो 20% हो जाएगा 5.4। तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, 32.4। तो यहाँ पर जो मेन की नई संख्या प्राप्त हुई वो कितनी होगी, 32.4। इस तरीके से महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि कर देंगे, तो 28 का 10% कितना होता है, 2.8, तो 30% कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8.4। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 36.4। तो जो महिलाओं की नई संख्या है वो कितनी होगी, 36.4। इसके बाद इन दोनों का रेशो निकाल लेंगे, तो 32.4 और 36.4, ये तो है मैन और ये है वुमन, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। इसके बाद में इसको हम 4 से काट लेंगे, 8 चौको 32, 1 चौको 4, 9 चौको 36 और 1 चौको 4। तो हमारे पास जो मैन और वुमन का जो नया रेशो है वो कितना आ गया, 81:91, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 140 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे में तय कर लेती है और धारा की दिशा में 203 किलोमीटर की दूरी 29 घंटे में तय कर लेती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर हमें बोट की स्पीड निकालनी है। तो जो बोट की स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बोट की स्पीड बराबर होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। तो डी का मतलब होता है धारा की दिशा में और यू का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में। सबसे पहले हम यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड के बारे में हमें क्या बोला हुआ है कि धारा की दिशा में 203 किलोमीटर की दूरी 29 घंटे में तय करती है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, मतलब 203/29। तो 203 में 29 का भाग देंगे, कितने टाइम चल जाएगा, 7 टाइम्स। तो यहाँ पर हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी प्राप्त हो गई, 7 किलोमीटर/आवर। इसके बाद में हम यहाँ पर अप स्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं, मतलब धारा की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर क्या बोला है, धारा की विपरीत दिशा के बारे में 140 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे में तय कर लेती है। तो 140/28, तो यहाँ पे कितने टाइम चल जाएगा, 5 टाइम्स। तो 5 किलोमीटर/आवर हो गया। 140 में 28 का भाग देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 किलोमीटर/आवर। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड तो कितनी प्राप्त होगी, 7 किलोमीटर/आवर, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी प्राप्त होगी, 5 किलोमीटर/आवर। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 12/2। तो यहाँ पर में जो बोट की स्पीड प्राप्त हुई कितनी प्राप्त होगी, 6 किलोमीटर/आवर, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प 11 से विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन को करने से सबसे पहले हमें 11 का डिविजन रूल पता होना चाहिए। तो 11 का डिविजन रूल क्या होता है, तो जो संख्या में दी हुई है उस संख्या में जितने भी डिजिट्स हैं उसमें सम स्थान पर रखे हुए डिजिट्स और विषम स्थान पर रखे हुए डिजिट्स के जो बीच का अंतर, इन दोनों के जो सम स्थान पर रखे हुए डिजिट्स और विषम स्थान पर रखे हुए डिजिट्स के बीच के जो अंतर है, या तो 0 हो या फिर वो जो अंतर आ रहा है वो 11 से पूरी तरीके से भाग जा रहा हो, मतलब 11 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले संख्या देख लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट संख्या दी हुई है 2799,048। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये 1 2 3, मतलब ये 1 पर रखा है, ये 2 पे, 3 पर, 4 पर, ये 5 पे, ये 6 पे और ये 7 पर। तो ये मतलब ये वाला विषम है, ये सब विषम है और ये वाला क्या है, सम है। 2 4 6 सम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो विषम स्थान पे कौन कौन सी संख्या रखी हुई है, 2 2 और ये 2 9 11 11 और ये 0 कितना हो जाएंगे, 11 11 और 8 कितने हो जाएंगे, 19। तो 19 तो हो गए। और सम स्थान पे कौन कौन सी रखी हुई, 7 9 16
9 16 और 4 20। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों के बीच का अंतर केवल 1 है। तो यहाँ पर ना तो अंदर 0 है और ना ही एक 11वीं बात जो होगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर केवल 1 ही है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन में बोला हुआ है 269904 8। तो यहाँ पर विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्या रखी हुई है? एक तो 2 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर विषम स्थान पर कौन कौन सी रखी हुई है? एक तो 2 9 2 11 11, और यहाँ पर 11 और 0 0 और 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 19। इसी तरीके से इधर कितने हो जाएंगे? 9 और 6 15 15 और 4 19। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? 11वीं बात जो है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन दोस्तों ए बी और सी ने 12:5:10 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया और 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। इसका अंत बोला कि एक वर्ष के लिए 1,47,000 रुपये कुल लाभ में से सी द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर मैं ए बी और सी का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 12:5:10। इसके अंदर बोल रहा है 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो यहाँ पर 10 पूंजी इसने कितने महीने के लिए रखी है? 6 महीने के लिए, मतलब 60 तो ही हो गया इसका अमाउंट। और बाकी आधी पूंजी निकाली तो कितनी बची होगी यहाँ पर पूंजी इसकी? 5। और ये भी कितने महीने के लिए रखी होगी यहाँ पर? 6 महीने के लिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ पर सी का जो अमाउंट होगा कितना हो गया? 90। 60 + 30 90। और इन दोनों ने यहाँ पर 12 महीने के लिए रखा होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 144। यहाँ पर हम इनको काट लेते हैं। तो यहाँ पर 6 से कट जाएंगे 24 टाइम्स, ये कट जाएगा 10 टाइम्स, और ये कट जाएगा 15 टाइम्स। तो यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट का रेशो प्राप्त होगा कितना होगा? 24:10:15। इसके अंदर बोल रहा है कि 1,47,000 कुल लाभ में से सी द्वारा अर्जित लाभ कितना है। तो यहाँ पर ये 1,47,000 हमारे पास टोटल प्रॉफिट है, और जो यहाँ पर टोटल रेशो हुआ वो कितना हो गया? 10 और 15 कितने? 25 25 और 24 49। और हमें यहाँ पर किसका निकालना है? सी का। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। तो यहाँ पे कितने टाइम्स कर देंगे? 3000 टाइम्स। तो 3000 × 15 कितना हो जाएंगे? 45,000। तो यहाँ पर सी का जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया? 45,000, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी क्रमशः 31%, 32% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद किसी वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का MRP यहाँ पे 31,300 रुपये दिया हुआ है, तो हमसे यहाँ पे वस्तु का सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हमें MRP दिया हुआ है 31,300 रुपये। इसके अंदर बोल रहा है कि यहाँ पर 2 सक्सेस डिस्काउंट दी जा रही है, एक 31% और एक 32%। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि MRP किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो यहाँ पर 31,300 कितने बराबर हो जाएगा? यहाँ पर 100 के बराबर। और पहले डिस्काउंट रेट दी जा रही है 31%, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 69 के बराबर, 100 - 31। इसका आदमी 100 के बराबर है, तो उसे डिस्काउंट रेट देंगे। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 68 के बराबर, 100 - 32। तो यहाँ पर इनको काट लेते हैं, 00 से 00 कट जाएंगे। इसका आदमी 4 से कट जाएंगे 25 टाइम्स, और ये कट जाएगा यहाँ पर 17 टाइम्स। और हम 69 और 17 से इंटू कर लेते हैं, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 9 7 153, 80 लगे 15, तो 6 7 102 और 15 कितने हो जाएंगे? 117। तो 1173 को हम किससे इंटू करेंगे? 313 से। तो 3 3 9, 7 21, 80 लगे 2, तो 33 और 2 कितना हो जाएंगे? 35। इसके अंदर 1173 को हम ऐसे उतार देंगे। इसके अंदर 3 से इंटू करें तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 3519। अब इनको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, कितना प्राप्त हो जाएगा? 9। इसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर 3 और 1 4। इसके बाद में हो जाएगा 7 5 12 और 9 कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 21, 80 लगे 2, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 7। इसके बाद में 6, और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हमें 3,67,149 में किसका भाग देना है? 25 का। तो 25 का भाग देने में कितना प्राप्त होगा? 1 25 25। इसके बाद बचे यहाँ पर 117, तो यहाँ पर 4 2500। इसके बाद में 171, तो 6 25 150। इसके बाद 214 हो गए, तो 8 25 200 हो जाएंगे, और 149 होंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 6 25 6 25 150 नहीं, 7 5 25 125। तो यहाँ पर कितना हो गया? 14,625 के नाम से हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? सेलिंग प्राइस, जो कि यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। तो हमसे पूछा है कि यहाँ पे कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मूलधन या फिर प्रिंसिपल है 100 रुपये, और ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज के तहत 3 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 200 रुपये। तो यहाँ पर हमें जो सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा कितना हो जाएगा? 200 - 100 बराबर यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा कितना हो गया? 100 रुपये। तो मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह वैल्यू रख देते हैं 100, और यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 100, और हमें टाइम कितना दिया हो? 3 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी, तो R/100 कर देंगे। तो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई वो क्या हो गई? 100/3
3%। इसके अंदर बोल रहा है कि कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 100 हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू था, तो यहाँ पर 52 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब मिस्टर दिन कितना हो जाएगा 5200। तो यहाँ पर 5200 में 100 लेस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 5100। तो 5100 में यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की जगह देंगे और 100 टाइम का हमें पता ही नहीं, तो टाइम और रेट परसेंटेज कितना दिया हुआ है 100/3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300, क्योंकि परसेंटेज है इसलिए यहाँ पे नीचे 1 × 100 हो जाएगा। तो 00 से 00 कट जाएंगी, इसके अंदर 00 से 00 कट जाएगा। तो 51 × 3 कितना हो जाएंगे 3, 5 × 15। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया 153 वर्षों में ये अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 54 घंटों में 270 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है और 64 घंटों में 448 किलोमीटर धारा की दिशा में आती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि शांत जल में नाव की गति क्या होगी। तो यहाँ पर बोट की स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बोट स्पीड बराबर होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। तो यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल रहे थे सबसे पहले, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, इसके बारे में हमसे बोला हुआ है कि 64 घंटों में 448 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें स्पीड प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में इसको 8 से भाग कर लेते हैं, 8 × 8 = 64, इसके बाद में 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48। तो यहाँ पर 7 किलोमीटर पर आवर में क्या प्राप्त होगी डाउन स्ट्रीम। इसके बाद हम यहाँ पर अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम के बारे में बोला हुआ कि 270 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में 54 घंटों में तय कर लेती है। तो 270/54, इसके बाद में कितने टाइम्स चल जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 27 से 10 टाइम्स और यहाँ पर 2 टाइम्स। तो 5 किलोमीटर पर आवर में पास क्या प्राप्त होगी अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर हम बोट की स्पीड निकाल लेते हैं। तो 7 + 5 12 हो जाएंगे, 12/2 करेंगे तो यहाँ पर बोट की स्पीड प्राप्त हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर एक राशि में 20% की वृद्धि होती है, उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 44,500 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज दर दी हुई है हमें 20%। तो अगर इसमें हम 4 का भाग दे लेते हैं तो यहाँ पर 1 वर्ष की साधारण ब्याज दर प्राप्त हो जाएगी 5%। मतलब यहाँ पर जो मेन इंटरेस्ट रेट है वो कितनी 5% है। इसके अंदर बोल रहा है कि 44,500 पर 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है 44,500। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इसका 5% करेंगे। तो यहाँ पे कितना 50 25 80 लगे 2, 5 को 20 और 2 22 80 लगे 2, तो 2225 हमारे पास 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इसके बाद में दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 2225 से आ जाएंगे, और इसका 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2225 × 5%। तो 5 से कट जाएंगे 20 टाइम्स, तो 2225 में 20 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 1 BC BC। इसके बाद में 2 बचे, फिर यहाँ पे एक बार चल जाएगा, इसके अंदर फिर एक बार चल जाएगा। तो यहाँ पर 111 पॉइंट लमसम कुछ आएगा। तो यहाँ पे इनको जोड़ लेते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा 2225 + 2225 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4450, और 4450 + 111 कितने हो जाएंगे 1 6 4561 के लमसम हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 बैग को 5500 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 21% का लाभ होता है जबकि दूसरे पर उसे 21% की हानि होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों टाइम यहाँ पर सेम सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर सेम सेलिंग प्राइस है दोनों टाइम पर कितनी है 5500 रुपये और ये 5500 रुपये। इसके बाद में जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज दिया वो भी क्या है यहाँ पर सेम है 21%, और यहाँ पर लॉस कितना है 21%। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी सेम सेलिंग प्राइस रहे और सेम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज रहे तो हमेशा क्या होगा वहाँ पर हमेशा लॉस होगा। और जो लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लॉस परसेंटेज बराबर होता है जो मैं यहाँ पर रेट दी हुई है रेट² 100%। यहाँ पर 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, तो 441/100% करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 4.41%, और वो भी लॉस। तो यहाँ पर सही आंसर कितना हो जाएगा 4.41% लॉस, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक 875 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सुरंग को 64 सेकंड में पार कर लेती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि सुरंग की लंबाई क्या होगी। तो जब भी कोई ट्रेन किसी सुरंग को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो यहाँ पर डिस्टेंस के रूप में एक तो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग या प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ली जाती है। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई दी हुई है 875 मीटर लंबी ट्रेन है, और इसके बाद में यहाँ पर सुरंग की लंबाई निकालनी, तो हम मान लेते हैं कि सुरंग की लंबाई कितनी x है
और इसमें हम यहाँ पर स्पीड का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, टाइम प्राप्त हो जाएगा। तो स्पीड हमें कितनी दी हुई है यहाँ पर 180 किलोमीटर पर आवर, बट आप यहाँ पर देख सकते हो हमें टाइम सॉरी यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया हुआ है और टाइम सेकंड में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे इंटू करते हैं, 5/18 से। तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ गया, स्पीड कितनी आ गई, 50 मीटर पर सेकंड। तो इसको भाग देंगे 50 मीटर पर सेकंड का, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, टाइम। तो 875 प्लस एक्स बराबर 50 इंटू 64 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। 5 को 20, 80 लगे 2, 3200। तो 3200 में से हम किससे लेस करेंगे, 875 को। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सुरंग की लंबाई। तो 875 लेस करने पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 125। 125 और यहाँ पर 2200 कितने हो जाएंगे, 2325। तो यहाँ पर सुरंग की लंबाई कितनी होगी, 2325 मीटर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन में यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना लेना है हमें, 22/7, और आर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 31.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको 315/10 लिख देंगे, इंटू 315/10, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। और हमें यहाँ पर हाइट कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर, तो इंटू 16 कर देंगे। तो यहाँ पर 7 से कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पर 7 चौको 28, इसके बाद में कितने बजे 3, 7 बजे 35, इसके बाद में 5 से कट जाएंगे 2 टाइम्स, और ये कट जाएगा 9 टाइम्स। और यहाँ पर फिर इसको 22 को काट देंगे 2 से 11 बार, इसके बाद में 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा, 5 छंग 30, 5 तिया 15, इससे और 16 को काट देंगे 8 टाइम्स। तो इनको इंटू कर लेते हैं। तो 8 नाम 72, 72 इंटू 11 कितने होते हैं, 2 11 22, 80 लगे 2, 7 11 77 और 79, 792 इंटू 63 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 3 दूनी 6, 6 9 तिया 27, 80 लगे 2, 7 तिया 21 और 2 कितने हो जाएंगे, 23 इंटू, तो यहाँ पर 6 से इंटू करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 6 दूनी 12, 80 लगा 1, 9 छंग 54 और 1 55, फिर 5 80 लग जाएंगे, 7 छंग 42 और 5 कितने होते हैं, 47। तो इनको ऐड कर लेते हैं, कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 6, 7 और 2 9, 3 और 5 8 और 7 2 9, तो 49,896 हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, बेलन का आयतन, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें दिया हुआ है √220 माइनस एक्स बराबर √86 माइनस √25। तो √25 की वैल्यू कितनी होती है, 5, और 86 में से 5 लेस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 81। तो √81 की वैल्यू कितनी होती है, 9। तो हमें यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, √220 माइनस एक्स बराबर 9। तो ये अंडर रूट इधर जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो 220 माइनस एक्स बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 81। इसके बाद में 220 में से 81 लेस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, तो यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा 139। तो एक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी यहाँ पर, 139, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप एक किसी टैंक को 804 मिनट भर सकता है और पाइप भी उसी टैंक को 1005 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो पाइप एक कितने मिनट भर रहा है, 804 मिनट में, और पाइप भी कितने मिनट में खाली कर रहा है यहाँ पर, 1005 मिनट में। तो इसको माइनस का ले लेंगे क्योंकि खाली कर रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जिससे कि हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, टंकी की कैपेसिटी प्राप्त हो जाएगी। बट इन दोनों का एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लेते हैं, 804 इंटू 1005। तो हम यहाँ पर 804 से 804 इंटू 1005 में भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 1005। और इस तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के 804। तो दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये 1 मिनट में कितने भरेंगे, 1005 में से हम यहाँ पर 804 लेस कर देंगे, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 201। तो 1 मिनट में भर रहे हैं 201, जबकि हमें कितना भरना है, टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 804 इंटू 1005, 804 इंटू 1005। इसमें हम भाग दे लेंगे 201 का, क्योंकि ये 1 मिनट में 201 भर रहा है। तो यहाँ पर ये चल जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 4020। तो 4020 मिनट में इस खाली टैंक को भर देगा। बट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर हमसे क्या पूछा हुआ है, खाली टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ मिनट दिया हुआ है, तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे कितना बार चल जाएगा, 6×36, 7 छंग 42। तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो गया, 67 आवर्स, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1575 मीटर लंबा ट्रक 121 किलोमीटर पर आवर की चाल चल रहा है
और उसी दिशा में 91 किलोमीटर पर आवर की चाल चल रही 1575 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में उसको कितना सेकंड का समय लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे तो उल्टा दे दिया, ट्रक की स्पीड ज़्यादा दे दी और ट्रेन की स्पीड कम दे दी, बट कोई बात नहीं, हम करते हैं इसको। तो यहाँ पर जब भी दो वाहन या फिर दो गाड़ियाँ सेम दिशा में चलती है तो यहाँ पर इनकी स्पीड क्या हो जाती है, आपस में लेस हो जाती है, और डिस्टेंस के रूप में इन दोनों का यहाँ पर क्या लिया जाता है, दोनों की लेंथ ली जाती है। तो डिस्टेंस में दोनों की जो लेंथ है वो तो क्या हो जाएगा, उनका टोटल हो जाएगा, और स्पीड में इन दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में लेस हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दी हुई है दोनों की, एक की तो दी हुई 1575 मीटर है, और दूसरी है ट्रेन की यहाँ पर, सॉरी ट्रक की तो 1675 और ट्रेन की यहाँ पे 1575। इसके बाद में यहाँ पे स्पीड दी हुई है, एक की तो 121 किलोमीटर पर आवर ट्रक की तो, और यहाँ पर ट्रेन की कितनी दी हुई है, 91 किलोमीटर पर आवर। तो इसको लेस कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 9 और 21 कितने, 30 किलोमीटर पर आवर। बट हमें यहाँ पे मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस दी हुई है मीटर में दी हुई, तो मीटर पर सेकंड निकालने के लिए 5/18 से इंटू करते हैं, तो 6 से कट जाएंगे 5 टाइम्स, ये कट जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या स्पीड प्राप्त हो गई हमें, 25/3। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 1675 प्लस 1575। तो ऐड कर लेते हैं, कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 5 5 10, हाथ से लगाए 7 7 14 1 15, हाथ से लगाए 1, तो 3250 अपॉन 25/3। तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो इंटू 3 कर देते हैं इधर। तो 25 से कितने बार कट जाएगा, 1 25 25, 3 25 75, तो 130 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 390। तो यहाँ पर ट्रक को, रेलगाड़ी को पार करने में कितने सेकंड का समय लगा होगा, यहाँ पर 390 सेकंड का, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2140 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1712 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2140 CP बराबर है 1712 सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर इनको काट लेते हैं आपस में, तो 4 से कर जाएंगे 5 को 20, 4 तिया 12 और 5 को 20। इसके बाद में कर जाएंगे 4 को 16 और इसके बाद में 4 दूनी 8, 8 को 32। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना प्राप्त हो गया हमें, 428, और सेलिंग प्राइस कितना प्राप्त हो गया, 535। तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस लेस कर दें तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 72 प्लस 35 कितना हो जाएंगे यहाँ पर 7, 107 का में यहाँ पर क्या प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी 428, तो नीचे रख देंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज प्राप्त हो जाएगा। तो 4 टाइम्स चल जाएगा, तो 100 में 4 का भाग देंगे तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना प्राप्त हो गया, 25%, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 278 मीटर है, यदि पहले 20 टावरों की औसत ऊंचाई 278 मीटर और आखिरी 20 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 278 मीटर है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है 21वें टेलीकॉम टावर की ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पर 41 टेलीकॉम टावर है, उनके तो कितनी औसत ऊंचाई दी हुई है यहाँ पर 278, और जो फर्स्ट 20 टेलीकॉम टावर है उनकी कितनी दी हुई है यहाँ पर 278 मीटर, और जो लास्ट वाले 20 टेलीकॉम टावर है उनकी कितनी दी हुई 278। तो यहाँ पर अब कौन सा बचा होगा, फर्स्ट 20 ले लिया हमने और लास्ट 20 ले लिया, और हमारे पास टोटल संख्या कितनी 41, तो कौन सी बची होगी लास्ट में, यहाँ पे बीच वाली बची होगी, मतलब 21वीं। और आप यहाँ पे देख सकते हो 41 का कितना है 278 है, और 20 का भी 278 है, और 20 का भी 278 है। तो यहाँ पर 21वें का भी क्या रहा होगा, 278 ही रहा होगा, क्योंकि तभी तो यहाँ पर 41 टावरों का 278 औसत ऊँचाई होगी। तो यहाँ पर 21वें टेलीकॉम टावर की जो ऊँचाई आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 278। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है एवरेज को मेंटेन रखना है। तो यहाँ पर जो 21वें टेलीकॉम टावर की ऊंचाई वो भी कितनी जाएगी 278। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस सीरीज को सोल्व करना है। तो पद संख्या दी हुई 31.36, तो 3136 किसका स्क्वायर होता है 56 का, और यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट के बाद डबल डिजिट्स है, तो यहाँ पर हम 5.6 ले लेंगे, क्योंकि अगर हम 5.6 इंटू 5.6 करेंगे तो यहाँ पर डबल डिजिट्स आ जाएंगे पॉइंट के बाद में 31.36। इसके बाद में भाग है तो यहाँ पर दे लेंगे, और यहाँ पर 784 किसके स्क्वायर होते हैं 28 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2.8 इस तरीके से इंटू, इसके बाद में 70 किसके होते हैं, तो 70 होते हैं 80 के होते हैं 6400, इसके बाद में और 90 के कितने होते हैं, नहीं 85 कितने होते हैं यहाँ पर 7225, तो यहाँ पर किसके हो जाएंगे ये 74 के, तो 7.4 ही आ जाएगा। और यहाँ पर ये 784 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.8, इसी तरीके से यहाँ पर एक कोष्टक है और इंटू, तो यहाँ पर हो जाएगा 5.6 अपॉन 2.8 इंटू 7.4 अपॉन 2.8।
यहाँ पर इनको भाग कर लेते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 2 टाइम्स चल जाएगा और यहाँ पर ये कितने टाइम्स चल जाएगा, ये 3 टाइम्स चल जाएगा और यहाँ पर भी 2 टाइम्स चल जाएगा और यहाँ पर भी 3 टाइम्स चल जाएगा। तो यहाँ पर में कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 इंटू 6 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 36, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें संख्या का फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ पर संख्या दी हुई है 0.5388 और यहाँ पर इस तरीके से आगे भी 8 है। तो यहाँ पर हमें इस संख्या को सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखना रहता है कि कितनी कितने डिजिट्स यहाँ पर पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 8 है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी डिजिट्स पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं हम यहाँ पर हर एक स्थान पे उतने 9 ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, 1 हो रहा है, तो यहाँ पर 9 ले लेंगे। और यहाँ पर जो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने यहाँ पर हम हर एक स्थान पर 9 के बाद 0 ले लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो यहाँ पर डबल 0 आ जाएंगे नीचे 9 के बाद में। और यहाँ पर जो मेन संख्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर मेन संख्या लेनी होती है। तो मेन संख्या कितनी है हमारे पास, 538, क्योंकि इसके बाद बार बार रिपीट हो रहा है। और जो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है इसको इसमें से लेस कर देंगे। तो 538 माइनस 53 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 38, तो ये लेस हो जाएंगे। और यहाँ पर 240, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 15। तो यहाँ पर 485/900 हमें क्या प्राप्त हो जाएगा आंसर, मतलब फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा हमें 485/900, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। मतलब इन क्वेश्चनों को हमें यहाँ पर करने के लिए सबसे पहले देखना रहता है कि कितने डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और उतने डिजिट्स हम यहाँ पर हर एक स्थान पर उतने यहाँ पर 9 ले लेंगे। और जो डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं हो रहे पॉइंट के बाद में वो यहाँ पर 9 के बाद में उतने 0 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु को 19,092 रुपये में बेचा जाता है तो इस वस्तु को 9,546 रुपये में बेचने से होने वाली हानि से 22% अधिक लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा हो कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर मैं एक सेलिंग प्राइस दी हुई 19,092 और दूसरी सेलिंग प्राइस दी हुई यहाँ पर 9,546। तो यहाँ पर इस सेलिंग प्राइस में बेचने पर तो प्रॉफिट हो रहा है और इस वाली सेलिंग प्राइस में बेचने में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि यहाँ पर तो प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 9,546 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 22% अधिक का लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना का हानि हो रही है, यहाँ पे 100 की हानि हो रही है और 22% अधिक यहाँ पर लाभ अर्जित कर रहा है। तो यहाँ पे 122 प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो प्रॉफिट और ये क्या हो जाएगा, लॉस। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 122 प्लस 100, 222 के बराबर। और यहाँ पे दोनों की सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर कितना है, 19,092 माइनस 9,546 करेंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 9,546 का बराबर। तो यहाँ पे 9,546 इसके बराबर 222 के बराबर है और हमें यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लॉस प्राप्त हो जाएगा, जिससे हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो इंटू 100 कर देंगे तो 954 में 222 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 4/828 हो जाएंगे। इसके अंदर 12 और 54 कितने होते हैं, 66 और 66 और 6 कितने हो जाएंगे, 666, तो 3 टाइम्स चल जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो लॉस प्राप्त होगा कितना हो गया, 4300। और यहाँ पर लॉस होने पर 9,546 में बेचा जा रहा है तो 9,546 प्लस 4300 कर देंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 46 और 5 और 3 8 और इसके बाद में यहाँ पर हो जाएंगे 9 4 13, तो 13,846 हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, वस्तु का कॉस्ट प्राइस, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है कि उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर कौन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, इसके बाद में होता है आर प्लस एल। तो यहाँ पर एल का मतलब होता है स्लेंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई। तो पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 22/7 और आर की वैल्यू कितनी 11 और आर की यहाँ पर 11 है और प्लस एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 24। तो 11 प्लस 24 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 35। तो 22/7 इंटू 11 इंटू 35, तो 35 से घट जाएंगे इसमें 5 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 11 55, नहीं पहले इसको कर लेते हैं, 22 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 110, 110 और इंटू 11 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1210, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो गया 1210। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब एक धनात्मक संख्या n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि 13 n को इसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पर हम n को मान लेते हैं कि 11 है
क्योंकि 11 में 9 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, सेल्सफल 2 बचेगा। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका अंत बोल रहा है कि 13 n को इसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो सेल्सफल क्या बचेगा। तो 13 इंटू 11 कर लेंगे और इसमें किसका भाग देना है अब हमें, 9 का। तो 9 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना सेल्सफल बचेगा, 9 का हम 13 में भाग देंगे तो कितना सेल्सफल बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4। और इस तरीके से 11 में 9 का भाग देंगे तो कितना सेल्सफल बचेगा, 2। तो 4 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना सेल्सफल बचेगा, टोटल 8। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 13 इंटू 11 करके, 3 11 33, ऐसे लगे 3, 11 और 3 कितना हो जाएगी, 14। तो 143 में हम 9 का भाग देंगे तो कितना सेल्सफल बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर। इसके बाद में बचेंगे 5 और 53, तो 9 पंजे 45 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचा अब यहाँ पर, 8 सेल्सफल, 53 माइनस 45, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डी आई दी हुई है और इसमें पूछा हुआ है कि CSE विभाग में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हमें इसमें परसेंटेज दिया हुआ है, तो ये कितने परसेंटेज के बराबर हो जाएगा, 100% के बराबर। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 13,400, तो ये कितने के बराबर है, 100 के बराबर। और हमें यहाँ पर निकालना है CSE विभाग में विद्यार्थियों की संख्या। तो CSE विभाग कौन सा है यहाँ पर, ये वाला 18%, तो इंटू 18% कर देंगे। तो यहाँ पर हमें CSE विभाग में जो विद्यार्थियों की संख्या वो निकल आएगी, तो 00 से 00 कर जाएंगे, 4 18 72, 80 लगे 7, 54 और 7 कितना हो जाएंगे, 61, 80 लगे 6, 18 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 24। तो 2412 CSE विभाग में विद्यार्थियों की संख्या है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डी आई दी हुई है और हमसे पूछा है कि वर्ष 2010 के लिए सभी इकाइयों का औसत उत्पादन कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2010 की जितनी भी इकाइयाँ उनका टोटल कर लेते हैं। तो 100 प्लस 85 185 और 105 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 290, 290 और 120 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 410। तो 410 और 75 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 485। तो 485 है और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 7 पंजे 35। तो यहाँ पर सेवन से कितना हो जाएगा, औसत उत्पादन 97, जो कि ऊपर ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज दिया हुआ है और इसमें हमसे यहाँ पर नेक्स्ट संख्या पूछ रहा है। तो संख्या यहाँ पे 6 11 24 45 94 नेक्स्ट संख्या में यहाँ पर निकालनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सभी क्या है, 2 के मल्टीप्लाई चल रहे हैं, यहाँ पर भी 2 के मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 के मल्टीप्लाई के आसपास चल रहे हैं मतलब। तो यहाँ पर 6 इंटू 2 करेंगे, इसके बाद में तो क्या हो जाएगा 12, 12 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा 11। इस तरीके से 11 इंटू 2 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 22, 22 प्लस 2 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 24। और इसी तरीके से यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 48, 48 माइनस 3 करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 45। इस तरीके से 45 इंटू 2 करेंगे तो प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा 94। तो आप यहाँ पर देख सकते हो संख्या बढ़ती जा रही है, 1 फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, बट एक बार माइनस हो रही है और एक बार प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर प्लस हो रहा है तो अब क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो 94 इंटू 2 करेंगे सबसे पहले तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 188 और यहाँ पर प्लस का 4 है तो अब क्या करेंगे माइनस का 5। तो यहाँ पर नेक्स्ट संख्या क्या होगी 183, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नंबर सीरीज दिया हुआ है और इसमें संख्या दी हुई है 5 84 183, इसके बाद में 302, इसके बाद में 441 और नेक्स्ट संख्या पर हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा 79 और इस तरीके से यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 99 का। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 17 और यहाँ पे 102 कितने हो जाएंगे 119 का। इस तरीके से यहाँ पे कितने हो जाएगा 98 प्लस 41 कितने हो जाएंगे 99 नहीं 139 का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे कितने का अंतर है, प्लस 20 का, यहाँ पे भी प्लस 20 का अंतर है और यहाँ पे भी प्लस 20 का अंतर है। तो यहाँ पर अभी आगे कितने का अंतर रहना चाहिए 20 का अंतर, मतलब यहाँ पर 441 में हम किसका ऐड करेंगे 159 को, मतलब यहाँ पर 139 प्लस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 159। तो 441 प्लस 159 कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 80 लगा 1, 5 5 10, 80 लगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएंगे 600, जो कि यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बार वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें संख्या दी हुई 0.527 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसी तरीके से 0.325 के ऊपर बार लगा हुआ है और प्लस 0.224 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो जिन संख्याओं के ऊपर ये बार लगा रहता है इसका मतलब होता है ये संख्या मतलब जो ये डिजिट्स बार बार रिपीट होता है। तो जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है 0.527 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसको यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं 527, फिर ये 27 बार बार रिपीट होते रहेंगे और ये आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं
तो यहाँ पर 0.325 को कैसे लिख सकते हैं हम 3, और 25 के ऊपर बार लगा हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं 25 25 25, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो जैसे कि हमें यहाँ पर संख्या दी हुई है 5.527, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 0.5272727। तो यहाँ पर जितने डिजिट्स के बाद संख्या रिपीट होती है बार बार, तो उतने हमें यहाँ पर हर एक स्थान पर नीचे लोन ले लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 डिजिट्स पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो नीचे 99 ले लेंगे, और जो यहाँ पर पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा उसको हम यहाँ 9 के बाद 0 ले लेंगे। और इसके बाद में जो संख्या दी हुई है हमें क्या दी हुई है 527 मेन संख्या है, और इनमें से जो रिपीट नहीं हो रही उसको, तो यहाँ पे कितनी रिपीट नहीं हो रही 5, क्योंकि पॉइंट के बाद में केवल अकेला ही है, तो -5 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 522/990। तो यहाँ पर हमें पद संख्या है क्या प्राप्त हो गया 522/990, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं 522/990। इस तरीके से हम बाकी संख्या को निकाल लेंगे, तो कैसे निकलेगा 0.325 का 25 आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बार बार 25 रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे उतने हम नीचे क्या ले लेंगे 9 ले लेंगे। तो 9 कितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो नीचे 99 आ जाएंगे। और यहाँ पर एक डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको यहाँ पर 1 0 ले लेंगे नीचे। यहाँ पर हमारे पास मेन संख्या क्या है 325, और एक कौन सी रिपीट नहीं हो रही है यहाँ पर 3, इसको लेस कर देंगे, तो 322/990 यहाँ पर दूसरी संख्या का हमें प्राप्त हो गया। और इसके बीच में यहाँ पर माइनस है। इस तरीके से हम यहाँ पर 30 संख्या निकाल लेते हैं, तो 0.224, 24 के ऊपर 12 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.224 फिर 24, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट के बाद 2 डिजिट से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो नीचे 99 आ जाएगा, और यहाँ पर एक डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको नीचे 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर मेन संख्या क्या है 224, इसमें से क्या लेस कर देंगे जो रिपीट नहीं हो रहा 2, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा 222/990, और ये क्या है यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको कर लेते हैं। तो 322 में से हम 222 लेस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा -100, -100 522 में से लेस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 422/990। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 422/990, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें गुणोत्तर से या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर हमें सीरीज दी हुई है 7, 14, 28, और इस तरीके से आगे लास्ट टर्म है 14,336। तो गुणोत्तर श्रेणी में टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है a×r⁻n−1, n में -1 होता है ऊपर। तो यहाँ पर a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और r का मतलब होता है यहाँ पर जो सीरीज में अनुपात चल रहा है, मतलब 7 और 14 में जो अनुपात चल रहा है, 14-28 में जो अनुपात चल रहा है। तो यहाँ पर r का मतलब क्या होता है अनुपात। तो यहाँ पर 14/7 कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा r प्राप्त हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म 7 है, और यहाँ पर r की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमें 2, और n की पता ही नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर निकालने की 14,336 में यहाँ पर कितने पद हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं n बराबर ऐसे कैसे ही और -1, और जो यहाँ पर संख्या प्राप्त हो रही लास्ट टर्म वो कितनी है 14,336। मतलब यहाँ पर निकालना है कि 14,336 कौन सा संख्या कौन सी टर्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर 7 से कट जाएंगे कितने टाइम्स, तो 7 दूनी 14, इसके बाद में यहाँ पर 0, 7 चौक 28, 8 7 56। तो यहाँ पर 2048 2 की पावर कितने पावर में आते हैं तो हमें देखना। तो यहाँ पर हम 2048 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2048 में 2 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 1024, इसके बाद में फिर 2 का देंगे तो 512, फिर 2 का देंगे तो 256, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ पर 128। तो 128 2 की कितनी पावर होती है 7, तो ये 8 9 10 11। तो यहाँ पर कितनी पावर होगी 2 की कितनी पावर होगी 11। तो हमारे पास 2 की पावर कितनी प्राप्त होगी 11, और 2n-1 यहाँ पर निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, क्योंकि 12 - 1 करेंगे तभी तो 11 आएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाग के परसेंट में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं भाजक और भाज्य क्या होता है। तो जिससे हम भाग देते हैं तो उसको बोलते हैं भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, और जहाँ जितना भाग देने पर जितना हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं भागफल, और भाग देने पर जो शेष बचता है उसको बोलते हैं हम शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य कैसे निकालते हैं, भाज्य बराबर होता है भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। तो यहाँ पर हमें शेषफल कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो शेषफल की जगह लिख देंगे +12। इसके अंदर बोल रहा है कि भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, तो भाजक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा।
इसके अंदर बोल रहा है कि जो भागफल है, भागफल का 6 गुना कौन है, भाजक है। तो 6 का भाग देंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, भागफल। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। तो 600 + 12 क्या हो जाएगा यहाँ पर 612 हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, भाज्य, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की तरह अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। तो हमसे पूछा है कि यहाँ पे कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मूलधन या फिर प्रिंसिपल है 100 रुपये, और ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज की तरह 3 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 200 रुपये। तो यहाँ पर हमें जो सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा कितना हो जाएगा, 200 - 100 बराबर यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा कितना हो गया, 100 रुपये। तो मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह वैल्यू रख देते हैं 100, और यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 100, और हमें टाइम कितना दिया हो, 3 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी, तो R/100 कर देंगे। तो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई वो क्या हो गई, 100/3%। इसके अंदर बोल रहा है कि कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 100 हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू था, तो यहाँ पर 52 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा, 5200। तो यहाँ पर 5200 में 100 लेस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 5100। तो 5100 में यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की जगह देंगे, और 100 टाइम का हमें पता ही नहीं, तो टाइम, और रेट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 100/3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300, क्योंकि परसेंटेज है इसलिए यहाँ पे नीचे 1 × 100 हो जाएगा। तो 00 से 00 कट जाएंगे, इसके अंदर 00 से 00 कट जाएगा। तो 51 × 3 कितना हो जाएंगे, 3, 5 × 15। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, 153 वर्षों में ये अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप एक टैंक को 729 मिनट में और 1215 मिनट में भर सकते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। इसके अंदर बोल रहा है कि जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक को 486 मिनट में भर दिया जाता है। इसके अंदर बोल रहा है कि अकेले रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितने मिनट का समय लगेगा। तो मान लेते हैं कि पहला पाइप ए है और ये 729 मिनट भर रहा है। इसके अंदर दूसरा पाइप मान लेते हैं कि बी है और ये 1215 मिनट भर रहा है। इसके अंदर बोला हुआ है कि टैंक में एक रिसाव पाइप भी है, तो मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर तीसरा पाइप कौन सा है, सी है, और एक खाली कर रहा है, इसलिए हमें आज के आगे माइनस का चिन्ह ले लेंगे। तो इसके अंदर बोल रहा है कि जब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक को 486 मिनट में भर दिया जाता है। तो ए प्लस बी माइनस सी करेंगे तो यहाँ पर 486 मिनट में ये तीनों मिलकर भर देते हैं। इसके अंदर इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जिससे कि हमें टैंक की कैपेसिटी प्राप्त हो जाएगी। तो 729, 1215 और 486 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, तीनों का भाग किससे जा सकता है, 243 से। तो ये 3, ये 2 और ये 5, तो इनको इंटू कर लेते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 30, तो 30 × 243 कितना हो जाएगा, 0, 3 × 9 और 24 × 72। तुम्हारे पास टैंक की कैपेसिटी कितनी आएगी, 7290। तो 7290 में हम 729 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 10। इसके अंदर 7290 में 1215 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त चल जाएगा, 6 12 72, तो 6 टाइम हो जाएगा। इस तरीके से 486 × 15, तो यहाँ पर ले लेंगे 15। इसके अंदर आप देख सकते हो कि a + b बराबर कितना है, 10 + 6 16, और a + b - c बराबर है 15। तो इसका मतलब यहाँ पर c बराबर क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का मान तो 16 है, तो -1 करेंगे तो यहाँ पर 15 प्राप्त हो जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ पर c की जो कार्य क्षमता है वो कितनी, 1 है, मतलब 1 मिनट में 1 खाली कर रहा है। तो 7290 इसको खाली करना है, तो 7290/1, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 7290 मिनट में इसको खाली करेगा। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 515 रुपये खर्च किए। इसके अंदर बोल रहा है कि फिर वो इसे बी को 20% के लाभ पर बेच देता है। इसके अंदर बी सी को 10% की हानि पर बेच देता है, और अंततः सी इसे 30% के लाभ पर 2808 रुपये में बेच देता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि ए ने इस वस्तु के लिए कितना रुपये भुगतान किया होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए ने एक वस्तु 100 रुपये में खरीदी है, और इसके बाद बोल रहा है कि इसकी मरम्मत पर 515 रुपये खर्च किए जाते हैं, तो भी इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। इसके अंदर बोल रहा है कि वो बी को 20% के लाभ पर बेच देता है, तो हम मान लेते हैं कि 100 के बराबर है, और इंटू 120 करेंगे तो यहाँ पर जो बी के लिए कॉस्ट पड़ेगी वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी 120 इंटू करने पर। इसके अंदर बोल रहा है बी से सी को 10% की हानि में बेच देता है, तो अगर ये 100 के बराबर है और इंटू 90 करेंगे तो यहाँ पर सी का कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर बोल रहा है कि सी अंत में सी इसे 30% के लाभ पर बेच देता है, तो अगर ये 100 के बराबर है इंटू 130 करेंगे तो यहाँ पर सी ने जितने में बेचा वो प्राप्त हो जाएगा। तो कितने में बेच रहा है, 2808 रुपये में,
तो कितने बराबर हो जाएगा 2808 के बराबर। इसके बाद इनको काट लेते हैं, तो यहाँ पर 00 से 00 कट जाएंगी, इसके बाद में 10 से 10 कट जाएगी, और इसके बाद में इनको काट लेते हैं, तो यहाँ पे 4 से कट जाएंगे 3 टाइम्स, और ये कट जाएगा 25 टाइम्स। तो यहाँ पे इनको इंटू कर लेते हैं, पहले इनको काट लेते हैं इधर, तो यहाँ पे कितने से 9 तिया 27, इसके अंदर एक बचा, फिर एक नाम 9 दूनी 18। तो यहाँ पर अब किससे कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 104 बार, और ये 8 13 104। तो यहाँ पर 8 25 200 हो जाएंगे, और ये 10 इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000। तो हमारे पास x प्लस 515 बराबर कितना आ गया 2000 रुपये। तो 2000 में से 515 लेस होंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1485। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1485, मतलब ने ये वस्तु 1485 रुपये में खरीदी होगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद और पहला पद क्रमशः 315 और 251 है। तो यहाँ पर हमें निकालना है 24 पदों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और n का मतलब होता है जितने टर्म्स की हम यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे हैं, और डी का मतलब होता है यहाँ पर डिफरेंसेज या फिर सार्वंतर। तो हमें यहाँ पर डी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू निकालने के लिए 17 पद की वैल्यू रख लेंगे। तो 17 पद की वैल्यू कितनी दी हुई 315, और ए बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 251, प्लस एन की वैल्यू कितनी 17, 17 माइनस 1 करेंगे तो 16 दिया जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में 315 में से 251 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 49 और 5 कितने 54 64। तो 64 बराबर 16 डी। तो 64 में हम 16 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 4। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। इसके बाद हम यहाँ पर 24 पदों का योगफल निकाल लेते हैं। तो 24 पदों का योगफल यहाँ पर समांतर श्रेणी में जो पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी 24 है, तो 24 बटा 2 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 12। इसके बाद में a की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 251, तो 251 इंटू 2 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 502, प्लस n की वैल्यू कितनी 24 माइनस 1 करेंगे तो 23, और d की वैल्यू कितनी निकली थी यहाँ पर 4। तो 23 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 बीसी 80 और यहाँ पर 92 प्लस 502 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 594 को हम 12 से इंटू कर लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4 बरा 48, 80 लगे 4 9 12 108 112 हो गया। इसके बाद 11 से लगेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 71। तो 7128 हमारे पास क्या प्राप्त हो गया समांतर श्रेणी में 24 पदों का योगफल, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साझेदार ए बी और सी कुल 30,000 रुपये की धनराशि का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 20,400 रुपये, बी को 25,500 रुपये और सी को 30,600 रुपये मिलते हैं, तो ए और सी द्वारा कितने रुपये की राशि का निवेश किया गया था। तो यहाँ पर हमें ए प्लस बी प्लस सी के जो इन्वेस्टमेंट है टोटल वो कितना है 30,000 रुपये, और इनको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है ए बी और सी को। तो ए को मिल रहा है 20,400 रुपये, इसके बाद में बी को मिल रहा है 25,500 रुपये 25,500 रुपये, और इसके बाद में है सी को मिल रहा है 30,600 रुपये। तो यहाँ पर हम इन तीनों का रेशो निकाल लेते हैं, जिससे कि क्या होगा इन तीनों के यहाँ पर अलग अलग इन्वेस्टमेंट का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। इसके बाद में ये यहाँ पर 3 से काटते हैं, तो यहाँ पर 6 तिया 18 8 तिया 24 8 तिया 24 5 तिया 15 और 10 102 टाइम्स। इसके बाद में किससे कटेंगे, तो यहाँ पर ये कट जाएंगे 17 से 4 17 68 5 17 85 6 17 102। तो हमारे पास क्या रेशो प्राप्त हो गया 4:5:6। ये इन्वेस्टमेंट के रेशो का अनुपात प्राप्त हो गया हमें इन्वेस्टमेंट के रेशो। तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 30,000 रुपये, और हमें किसका निकालना है ए और सी का। तो यहाँ पर 4 + 5 9 हो गया, 9 और 6 15, तो ये 15 के बराबर है, और ए और सी कितना हो जाएगा 4 और 6 10। तो 5 से कट जाएंगे 3 टाइम्स और ये कट जाएगा 2 टाइम्स। इसके अंदर 10,000 बार, और 10,000 इंटू 2 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 20,000। तो ए और सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 20,000, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6,000 रुपये वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित प्रतिवर्ष 6% की दर से एक वर्ष के लिए मिले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर हमें 6,000 रुपये पे एक तो दिया जा रहा है वार्षिक
और एक दिया जा रहा है अर्धवार्षिक। तो वार्षिक के रूप में कितने परसेंट है रेट 6% और अर्धवार्षिक में कितनी हो जाएगी ये 3%। सबसे पहले मैं यहाँ पर वार्षिक निकाल लेते हैं। तो वार्षिक का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6000 इंटू 6% इंटू वन ईयर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ पर ये तो आ गया किसका 1 साल का पे आ जाएगा मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज 360 रुपये। अब इस तरीके से मैं यहाँ पर अर्धवार्षिक का निकाल लेते हैं। तो 6000 का 3% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 180। इसी तरीके से इधर भी 180 हो जाएगा और यहाँ पर 3% पे कितना हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा 5.40। तो हमारे पास अर्धवार्षिक का टोटल ब्याज कितना हो गया 360 प्लस कितना हो जाएंगे 365.40। तो अर्धवार्षिक का तो ये इंटरेस्ट हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक ये हो गया। और हमसे पूछा हो कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो यहाँ पे 365.40 है और यहाँ पे 360 है। तो 5.40 का यहाँ पर अर्धवार्षिक में मैं इंटरेस्ट ज़्यादा मिला है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 5.4, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी विक्रेता 2,12,568 प्रति घड़ी के हिसाब से घड़ियाँ बेचता है। हालांकि वो क्रमशः 15% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम MRP को मान लेते हैं कि 100 के बराबर है और जब पहले डिस्काउंट रेट देगा तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ पर 100 माइनस 15, तो 85 सेलिंग प्राइस हो गया। इसके अंदर बोल रहा है दूसरी डिस्काउंट रेट दे रहा है 20% की, तो ये 100 के बराबर है। तो दूसरी डिस्काउंट रेट देगा तो 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 हो जाएगा यहाँ पर। इसके अंदर बोल रहा है तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुई हमें, जो लास्ट वाली सेलिंग प्राइस वो प्राप्त हो गई और वो कितनी दी हुई है हमें यहाँ पर 2,12,568, तो 2,12,568 आएगी। इसके अंदर इनको काट लेते हैं। तो 20 से कट जाएंगे 4 टाइम्स और ये कट जाएंगे 5 टाइम्स, तो ये 17 टाइम्स कट जाएगा। इसके बाद में इनको काट लेते हैं। तो यहाँ पर 4 से कट जाएंगे ये 5 चौको 20, 4 तिया 12। इसके बाद में 1 चौको 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8। अब 17 से इसको काट लेते हैं, कितने बार कट जाएंगे 17 17 234, 3 17 51। इसके बाद 2 बचे, 1 17 17 फिर 4 बचे, 2 17 34, पीछे 17 102। इसके बाद में MRP कितना प्राप्त हो गया 31 26 और इंटू 100, तो 3,12,600 का हमें क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर MRP, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक ने 36,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में अर्जुन 1,08,000 रुपये के साथ उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो अर्जुन कितने महीने बाद उससे जुड़ा होगा। तो यहाँ पर एक तो है विवेक और दूसरा है अर्जुन। विवेक का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 36,000 रुपये और अर्जुन का है यहाँ पर 1,08,000 रुपये। बट अर्जुन के बारे में यहाँ पर बोला हुआ है कि बाद में अर्जुन उसके कुछ महीने बाद यहाँ पर जुड़ता है। तो यहाँ पर हमें पता नहीं कितने महीने बाद जुड़ता है, तो हम मान लेते हैं कि X महीनों के लिए यहाँ पर अर्जुन इन्वेस्टमेंट में जुड़ा हुआ है और यहाँ पर विवेक के बारे में कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पर ये 12 महीने के लिए जुड़ा होगा। तो यहाँ पर इनको काट लेते हैं। तो यहाँ पर 36,000 से एक बार कट जाएगा और ये कितनी बार कट जाएंगे 3 टाइम्स कट जाएंगे। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया हमें 12 और ये हो गया 3x। अब बोल रहा है कि इन दोनों का जो रेशो है वर्ष के अंत में लाभ का रेशो वो कितना है 1:1 है। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि इनके जो प्रॉफिट का रेशो 1:1 है। तो यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3x की वैल्यू कितनी होगी 12, तो एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 4 माह। तो इसके अंदर बोल रहा है कि अर्जुन कितने महीने बाद उससे जुड़ा होगा, तो उसने केवल इन्वेस्टमेंट 4 महीने के लिए रखा है। इसका मतलब क्या होगा 8 महीने बाद जुड़ा होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 8 माह, जो कि बी में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।